Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to the very first episode of the Swanky Doctors podcast. Before moving forward, let me introduce myself. My name is Ali Haider and I'm a fourth year medical student at Rawalpindi Medical University. I have started this podcast series with the prime aim of connecting medical students with the doctors working in the field. For this purpose, I will be inviting healthcare professionals from around the globe so that we can learn from their expertise and experiences. So without further ado, let's get into it. So today we have a very special guest with us, the Anup Jain of Pakistan, who happens to be a medical student as well, Dr. Salman Naseem. Welcome to the show. Thank you so much for joining. How are you doing? Together for having me, first of all, and I hope like people get something out of this. So that's आवाज आ Inshallah, रही है? inshallah. हाँ, it is clear. तो चलें start करते हैं. Tell us a little bit about your early life. How was it like? और early education कहाँ से थी आपकी? So I've always been throughout from since kindergarten से लेके अभी till my levels I've been studying in Beacon House school system in different cities. My dad is in the army, so we've been posted to Karachi, Banwakil, पिंडी, मुल्तान, लेकिन इन सब जगहों पे मैं हमेशा बीकन हाउस में पढ़ा हूँ. So I did my O levels from Beacon House UB campus in Karachi, and then A levels I did half, and then O levels actually did half from Karachi, and then half I did privately. मैंने खुद पढ़ा था. उसके बाद O levels के बाद फिर 11th grade में मैं एक्सचेंज प्रोग्राम पे चला गया था, यस प्रोग्राम पे. एक साल में यूएस में रहकर आया था. चलें एक्सचेंज उसके प्रोग्राम से ऊपर वापस बाद में आया, आते फिर आई हैं. कंप्लीटेड माय A उसके levels in Islamabad. एक्सचेंज प्रोग्राम पे थोड़ा देर बाद आते हैं. पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई डिड यू चूज ए लेवल्स, व्हाई डिडंट यू प्रेफर डूइंग एफएससी, जबकि आपका प्लान था कि आप मेडिसिन में आए. तो व्हाई डिडंट यू प्रेफर एफएससी? तो मेरे पेरेंट्स का एक थोड़ा सा प्रेजुडिस था कि ए लेवल्स जो है उसमें ज़्यादा बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी होती है, एंड देयर इज पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती है. ऑल्सो देयर इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, थोड़ा ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स की तरफ और पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज़ों के अंदर मुझे थोड़ा कराना चाहते थे मेरे पेरेंट्स. तो उनका हमेशा से था, मेरी बहनों के साथ भी और मेरे साथ भी, कि बस बच्चों को जो भी करो लेकिन कराना ए लेवल्स ही है. एंड वी वर एक्चुअली द फर्स्ट मूवर्स इन आवर एंटायर फैमिली. सारे रिलेटिव्स के अंदर भी सब ने हमेशा से एफएससी ही किया था और मैट्रिक ही किया था. तो उनको था कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि कैसा आउटकम मिलता है बच्चों से. तो दैट्स द रीजन. So do you think it was a good idea going to preferring A levels over the FSC? ऑफ कोर्स 100%, नो रिग्रेट्स. आई थिंक कि जो मैंने अपनी जो जो कुछ अभी तक मतलब पढ़ाई के अलावा जो कुछ मैं इतना कुछ हूँ नहीं, लेकिन जो कुछ मेरी अंदर क्वालिटीज़ या थोड़ी बहुत स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और जो थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा होना, ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर मैं शायद अगर मैं किसी क्योंकि नॉर्मली देखें ना, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं. जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो डिपेंड करता है. अगर आप बड़े शहरों के अंदर हो तो वहाँ के फीस अच्छे हैं, लेकिन आप किसी छोटे शहर में चले जाओ तो वहाँ के शायद फीस उतना अच्छा और इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. लेकिन प्राइवेट का ये होता है कि इवन दो आई डोंट थिंक देयर वर्थ द मनी, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत वो एडवांटेज दे रहे होते हैं, आई थिंक दैट्स वर्थ इट. तो आई डोंट रिग्रेट एनी मोमेंट. Okay, great. So now tell us a little bit about the US exchange program you went on, like during your A levels wale days. So how did you get to know about that program? Because most of the people, most of the students during their A level days, they are just busy studying so that they get into the university programs. So tell us a little bit about that experience, please. So I went on the US program when I was in O levels. I was doing my O levels. I was in 10th grade, so I was in O2, and Okay. I had to give my. I was that this makes it the year 2015. So I applied in 2015, Sorry. and and the decision was I made so that my neighbor, he was an alumni, so he went the year before me. So he went in 2015. 2016 में मैंने जाना था, 2015 में वो गया था. तो उसके उसके जो वालिद साहब थे वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे. ही वाज आल्सो डॉक्टर. तो उन्होंने मेरे अब्बू को बोला कि ये मैंने अपने लड़के को भेजा है, तो ये तो बहुत अच्छा ग्रूम हो गया और इसने मतलब बहुत कुछ अच्छा आउटकम आया है. तो आप भी, उन्होंने फिर मेरे अब्बू को कन्विंस किया कि आप भी अपने बेटे को जरूर इसमें अप्लाई करवाइएगा. एंड माय पेरेंट्स मेट दानिश वाज द बॉय दैट वेंट. So how was the overall experience like, starting from the living abroad, that too on your own, and then studying in a completely different environment? What are some of the pros and cons of going on that exchange program? अच्छा, तो द एक्सपीरियंस वाज वेरी डाइवर्स. आई थिंक द इनिशियल एक्सपीरियंस वाज कि मैं शुरू के मेरा ख्याल है को महीना डेढ़ तो मैं रोता रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है आप 16-15 साल के होते हो.
और जाते हुए तो आपको ऐसा लगता एग्जैक्टली। है कि आप जब एयरपोर्ट पर होते हो तो बड़ा एक्साइटिंग एक वो होता है कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर वालों को, मजा आएगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन when you're there, and especially where I was living in Eloy, Arizona. Eloy is a very very small, मतलब आप अगर पाकिस्तान का भी कोई गांव उठा लो तो वो भी शायद उससे ज्यादा आबाद है, ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन आई वाज इन Eloy. इट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राइट? It's on the southern, it's on the southern border. It's very close to Mexico. तो हाँ, ओके, सही सही। तो उसमें ये था कि मेरा मतलब मेरा घर जिस तरह वो कवर डॉग में उनका घर नहीं आता, ऐसे मैदान में अकेला आएगा, एक विंड मिल होती है और एक छोटा सा घर होता है, उस तरह का मेरा घर था। आई यूज्ड टू मिस होम अ लॉट, आई वाज वेरी होमसिक। लेकिन वंस आई जॉइंड हाई स्कूल तो थिंग्स चेंज। जाहिर है आप दोस्त बनाते हो, फिर आप कम्युनिटी एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेना स्टार्ट करते हो, तो आपके दिमाग से वो चीज निकल ही जाती है कि यार घर भी याद आ रहा है, वो भी याद आ रहा है। तो द प्रोज एंड कॉन्स, आई वुड से द सही। बिगेस्ट प्रो आई से कि आप बहुत ज्यादा मतलब जब आप घूमते हो ना इतना ज्यादा, बिकॉज यू नॉट ओनली ट्रैवलिंग इन द यूएस ना, जब आप एक तो इतने दूर से आते हो, फिर उसके बाद आपकी जो वहाँ जो आपका लोकल कोऑर्डिनेटर होता है, द पर्सन हु इज लुकिंग ओवर यू, वो आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज प्री प्लान करके उन्होंने पूरा साल एक बनाया होता है कि आपको यहाँ भी लेके जाएंगे, यहाँ भी लेके जाएंगे, इन लोगों से भी मिलवाएंगे। और जिस तरह आप पाकिस्तान से गए हो तो आप दूसरे कंट्रीज के बच्चों से भी मिलते हो। तो आई थिंक जब आप देखते हो ना कि दुनिया में मतलब इस तरह के लोग भी हैं, ये भी हो रहा है दुनिया में, क्योंकि आप इतने ही छोटे, मैं इस कमरे से निकल के गया तो मेरे लिए सब कुछ जो होती है वो पढ़ाई और ओ लेवल्स के ग्रेड्स ही होते थे, इससे बढ़ के आगे कोई दुनिया थी नहीं मेरे लिए। So once you're over there, you experiences, you go places, you meet people, तो you realize कि यार मैं बहुत बड़ी, this is a global village actually, and this it's very big and it's very exciting to travel. तो आपको एक अंदाजा होता है कि मैं बहुत एक छोटी सी माइन्यूट सी चीज हूँ इस दुनिया में, और एक्सप्लोर करने में कितना मजा आता है आपको। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रो। ऑल्सो यू गेट टू लिव बाय योरसेल्फ, आपने अपना खाना शाना खुद करना है, अपना कपड़े, अपना अपनी सफाई सुथराई, हर चीज आपने, यू हैव टू लुक ओवर योरसेल्फ, क्योंकि होस्ट पेरेंट्स जो होते हैं, द वन दैट लुकिंग ओवर यू, द वन दैट आर लुकिंग ओवर यू, वो आप दे नॉट दे कीपिंग यू एज एन, मतलब वो आपसे आपको सीखने के लिए रखते हैं, आपसे सीखने के लिए रखते हैं, ना कि वो आपको केटर करने के लिए आपको अपने पास पाल रहे हैं। तो उस लिहाज से एक अपनी ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी होती है। बल्कि मैं आई वाज नॉट वेरी रिलीजियस जब मैं वहां गया था, ऑल द पीपल थिंक कि वहां जाके आप बिगड़ जाते हो, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट सीन हुआ था कि मैं बिल्कुल मतलब मुझे अम्मी पकड़ पकड़ के नमाज की तरफ लेके जाती थी कि पढ़ा करो, ये किया करो। लेकिन इवेंचुअली व्हेन आई गॉट देयर, तो वहां जाके मुझे ज्यादा शौक हुआ कि मैं इस चीज को एक्सप्लोर करूं, दीन को ज्यादा सीखूं। और मुझे जितनी भी अच्छी छोटी बहुत अच्छी आदतें लगी भी हैं, तो आई थिंक वो सीएस प्रोग्राम के से ही लगी हैं। बिकॉज बिफोर दैट माय पेरेंट्स वर वेरी, मैं बहुत शरारती सा बच्चा हुआ करता था। मैं पढ़ाई में मैं नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बहुत तंग करता था अपने स्कूल में टीचर्स वगैरह को। लेकिन आई थिंक द एक्सपीरियंस वहां रह के, अकेला रह के, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रह के, आपके अंदर थोड़ी सी हम्बलनेस और अ, थोड़ा सा एक स्टेडीनेस आ जाती है आपकी लाइफ में। सो दैट्स अ बिग प्रो दैट आई गॉट आउट ऑफ इट। Okay, great, great. So you were in the US for a complete 1 year, right? 10 11 months. It's a 10, 11 months. So please tell us a little bit about the application process. The थोड़ा सा। application started in 2015 के around October November में, the applications open actually, Okay. there is actually a preliminary application। अब क्योंकि 5 6 साल हो गए हैं, so I'm not very up to date about the whole process, हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन just going to tell you about how it went for me। तो अराउंड दैट टाइम, अराउंड द सितंबर अक्टूबर वाली विंडो में जैसे प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन, उसमें बस ये होता है कि उसमें आपके बेसिक ग्रेड्स चेक करते हैं। ग्रेड्स ये होते हैं कि यू नीड टू हैव 80% अबव इन मैथ्स, इंग्लिश, बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंसेज होगी, इनके अंदर आपके पास मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए वंस यू डन। और इस प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन के अंदर और कुछ भी नहीं होता, आपको अपनी डिटेल्स, अपनी सिर्फ बेसिक डिटेल्स देते हो, अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स, आप कहाँ से हो, आप पहले अमेरिका जा चुके हो कि नहीं जा चुके, आपने इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना, आप कौन से स्कूल में कौन से स्कूल में जाते हो, आपके पुराने ग्रेड्स क्या हैं, आपके वालिद साहब के बारे में, आपकी मदर के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में। सो देयर ऑन एवरेज द ईयर आई अप्लाइड, ऑन एवरेज आई थिंक अराउंड 10 15 हज़ार बच्चा अप्लाई करता है। Okay, that's a huge अब number. तो डेफिनेटली डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई, उस वक्त तो अवेयरनेस इतनी कम थी इस प्रोग्राम के बारे में। तो आपने एक प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन देते हो, वो जब आप सिलेक्ट होते हो तो देन देयर इज आई थिंक 3 or 4 more राउंड्स। वो आपको एक दफा बुलाएंगे, एक दफा आपका लिसनिंग स्पीकिंग, फिर उसके बाद एक दफा व्हेन दे डन विद चेकिंग यू कि आपने मिनिमम 80% ग्रेड्स आए, फिर उसके बाद दे स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन किड्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटीज एंड देयर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज एंड देयर लर्निंग एबिलिटीज। फिर वो आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है, आपका ऑडियो विजुअल क्या कहते हैं multiple। तो 2 3 राउंड उस चीज के होते हैं, आपको बुलाएंगे, आपसे ऐसे दिखाएंगे, फिर उसमें कट डाउन होता रहता है बच्चा। पहले आपसे मेरा ख्याल है
हमारा सबसे पहले हमसे 3 ऐसे दिखवाए थे, फिर उसके बाद हमसे बुलवा के उन्होंने जो है वो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप होती थी कि स्पीकर बोल रहा होता था इंग्लिश में, एंड वी हैड टू वंस ही वाज डन टॉकिंग वी हैड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर ऑन द पेपर। वो होता था। वो हम्म। करते 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 तो आई थिंक ये तीन इस तरह 2-3 दफा हुआ, ये टेस्ट लिया उन्होंने, एंड देन दे हैड द फाइनल इंटरव्यूज। एंड और जो मेजर कटिंग होती है ना, जो हम्म। शॉर्ट लिस्टिंग होती है स्टूडेंट्स की, वो होती इंटरव्यू है। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू क्लियर। तो ओके। आई इनिशियली डिड नॉट पास द इंटरव्यू। मैं वेट लिस्ट में चला गया था। तो देयर इज एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में, तो ये इंटरव्यू जाके होता है, सॉरी मैं थोड़ी टाइमलाइन खराब कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू जाके होता है तकरीबन जनवरी फरवरी के अराउंड इंटरव्यूज होते हैं। तो आपने मार्च इसमें 2015 के मैंने हम्म। सितंबर अक्टूबर में प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन दी। उसके बाद ये थ्रू थ्रू ओके। आउट दिसंबर नवंबर दिसंबर ये सारे टेस्ट होते रहे, जिसमें एसेज आ गए, राइटिंग एसेज आ गए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट हो गए, ये सब हो गए। फिर फरवरी मार्च के अराउंड जो होते हैं आपके इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज में आपसे क्या पूछते हैं, आपको ओके। बेसिकली जानना चाहते हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। वो आपको क्लोजअप थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी हम्म। पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे डील करते हो सिचुएशन के साथ, आपका आपका आप कैसे रिएक्ट करते हो अगर आप किसी परेशानी में हो। तो वो देखना चाहते हैं वो। और हम्म। मेजर जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो इसी के अंदर, सही। ये बच्चों को कट डाउन इसी में करते हैं। तो वंस आई वाज डन विद दैट, ओके। ओके। इंटरव्यूज में वो आपसे ये आपको डिफरेंट सिनेरियोज देंगे कि अगर आपकी होस्ट फैमिली आपको ये कहे, अगर आपको ये खाना पड़ जाए, अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबिलिटी, ये फीचर, ये क्या कहते हैं फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप क्या करोगे। आपने बस थोड़ा स्मार्ट रह के उसका जवाब देना होता है। अपने यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, क्योंकि वो देयर मल्टीपल इंटरव्यूज, तो वही चेक करना चाह रहे होते हैं कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, हम्म। अपनी पर्सनैलिटी को फेक बनाना तो नहीं चाह रहा। तो बस ये चेक करने के लिए होता है वो इंटरव्यू। जस्ट लाइक अ वंस यू मिनी डन विद दैट, ISSB, राइट? हाँ आप समझ लो मिनी ISSB की टाइप की तरह का ही होता है। तो ओके। वंस यू डन विद दैट, उसके बाद फिर जो है वो ओके। आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एंड देयर इज आई थिंक मेरा टाइम था तो हम्म। देयर वर 105 पीपल वर सपोज्ड टू बी सिलेक्टेड, और मैं 107 पे, मेरा 107th नंबर पे लिस्ट पे नाम आया था ना। ओके। क्योंकि बहुत दफा होता है कि बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन फिर वो एंड टाइम पे ड्रॉप, क्योंकि जाहिर है, you're traveling abroad, तो बहुत से बच्चे होते हैं इनको इजाजत से ज्यादा, और उनका एंड टाइम पे उनका प्लान चेंज हो जाता है, तो दे हम्म। वो छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई गॉट इनटू द वेट लिस्ट, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। तो मुझे पता चला फरवरी में, पता चला मुझे कि मेरा नाम नहीं हम्म। आया। तो बस मैंने फिर छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, एंड आई कंटिन्यूड माय ओ लेवल्स। और फिर कहीं 2 महीने बाद जाके आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द यस टीम के एक लड़की ने ड्रॉप किया था फ्रॉम पेशावर, पेशावर अराउंड इन केपी के, अ गर्ल ड्रॉप्ड आउट, और फिर मेरी जगह बनी थी। तो जब तक मैं गया था तो सब सब बच्चों की ब्रीफिंग वगैरह ओके। हो चुकी थी, बिकॉज देन वंस यू गेट सेलेक्टेड देयर इज अ होल प्रोसेस, जब आपको वो, इसमें वो आपको ब्रीफ करते हैं कि आपने वहां जाके अपने पैसों को कैसे डील करना है, अपनी फैमिली के साथ कैसे डील करना है, अपने लोकल कोऑर्डिनेटर के साथ कैसे डील ओके। करना है, आपने पढ़ाई में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे स्कूल में अपनी कम्युनिटी सर्विस में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसकी पूरी एक 1-2 हफ्ते की ओरिएंटेशन होती है, दैट हैपेंस हियर इन इस्लामाबाद। ऑल्सो दिस प्रोग्राम फुली फंडेड, ओके। A to Z एवरीथिंग इज फंडेड। आप वहाँ जाते हो तो ये आपको मंथली एक स्टाइपेंड भी मिलता है। उसके अलावा, हाँ, तो उसके जब मैं हम्म। गया था तो वंस आई गॉट सिलेक्टेड तो ये ओरिएंटेशन वगैरह हो चुकी थी। तो फिर आई हैड स्पेशल ओके। ब्रीफिंग्स जो मुझे उन्होंने बिठा के बताया कि ये बच्चों, ये हमने अभी तक जो बच्चों को बताया वो ये है। और बस वो भी एक दफ़ा ब्रीफिंग हुई, देन वी केम टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में फिर हमारी एक ओरिएंटेशन थी 1 वीक लॉन्ग। वी वर अंडर अलमनाइज, अलमनाइज हमें हम्म। सिखाते थे अपने एक्सपीरियंसेस से कि हमने क्या सीखा। और ये तो बस, और ये हुआ। और 2016 ओके। के सितंबर में आई लेफ्ट। तो आई अप्लाइड इन 2015 के सितंबर में, एंड देन आई सही। डिपार्चर्ड द नेक्स्ट ईयर्स सितंबर। सही। सही। चलें अब इसको, इस स्टोरी को क्लोज करते हैं, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द ए लेवल्स वाली जर्नी, और हाउ वाज द MCAT वाला एक्सपीरियंस। लाइक यू हैड अ बैकग्राउंड ऑफ ए लेवल्स जो कि कंप्लीटली डिफरेंट था सिलेबस आपके पास MCAT का, एंड देन यू हैड अ इक्विवेलेंस वाला बैरियर टू। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दीज हर्डल्स? और आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में यू गॉट एडमिशन इन द वन ऑफ द टॉप रेटेड मेडिकल स्कूल्स इन द पाकिस्तान। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो इनिशियली वंस एक तो ए लेवल्स में देर से एक यही वो होती है, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चलो हमारा शिफा में, क्योंकि एवरीबडी इन इस्लामाबाद जो कि ए लेवल्स कर रहा होता है, दे वांट टू गेट इनटू मेडिसिन, उनका एक उनके दो ही गोल्स होते हैं बंदे इन ए लेवल्स, या तो आगा खान या तो शिफा। उसके बाद फिर फौजी आ जाता है, देन मतलब होते प्राइवेट ही है, बिकॉज नोबडी कैन ड्रीम अबाउट गेटिंग इनटू पंजाब मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि इवन इफ वी गेटिंग ग्रेड्स इन ए लेवल्स इज वेरी, ए लेवल्स इज वेरी वेरी हार्ड।
if you compare O levels to A levels, it's a big jump. I'd say O levels is very easy. I think everybody who's even if you put like 10% of your effort, you can get 90 to 80% of the results in O levels. They can in A levels is very different. You have to be consistent from the start. तो A levels में आपका ये होता है कि even if you सही get सही 4 या 3 A stars, you need at least three subjects in A levels. तो even if you get 3 A stars in all of them, आपकी फिर भी maximum equivalence जो बनेगी ना FSC के मुताबिक वो होगी 990 out of 1100. तो आप मतलब 990 ज्यादा मैं नंबर ले ही नहीं सकता. ये टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ. अब चेंज होगी, अब उन्होंने बढ़ा दिए नंबर ये. इसलिए आप देखोगे कि हमारे I think recently the criteria has been changed. That's why you can see more juniors coming from O levels background. तो उस टाइम पे तो खैर ऐसा नहीं था. तो the maximum numbers we could take was 990. तो और वो अगर वो ले भी लो तो फिर भी आपको उसमें डिसएडवांटेज होता है. MD-CAT में we have this disadvantage that the entire syllabus is from FSC की बुक्स ना, पंजाब मेडिकल कॉलेज की बुक्स और फेडरल बोर्ड की बुक्स होती हैं. तो my plan was I never aimed, to be honest, I never aimed to get into RMC, AMC. It was never my goal. My goal was to बस किसी तरह 87% आ जाए, 88% आ जाए और मेरा सिर्फ एडमिशन हो जाए. लेकिन तैयारी मैंने अपने वैसी की थी जिस तरह बाकी सब करते हैं. I got admission once I was done with A levels. I got done in A levels in around March. तो रिजल्ट आने से पहले I joined KIPS because मुझे था मैं थोड़ा सा धक्का स्टार्ट वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा कुछ देना पड़ता है. और एक दफा मैं पेस पकड़ लूँ पढ़ाई की तो फिर मैं I take off. तो I joined KIPS और contrary to what other people think, I think मेरा एक्सपीरियंस KIPS के साथ थोड़ा सही था. मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लगता था कि बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है. मेरे काफी दोस्त थे लेवल्स के who left KIPS because उन्होंने मेडिसिन लाइफ का अंदाजा KIPS से लगा लिया था कि अगर KIPS में ऐसी लाइफ है तो मेडिसिन में से बुरी होगी, तो वो छोड़ के चले गए. लेकिन somehow I enjoyed KIPS mainly because I had friends who were with me throughout the journey. तो बस यही होता था कि हमने बस I used to go with the पंजाब वाली जो बुक्स होती हैं आपके 3, उनके 2 पार्ट्स भी होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली. तो मैं बस उनको पढ़ता रहता था, हाईलाइट करके रटे मारता रहता था. और बस यही होता है कि यू हैव टू देयर इज अ लिमिट हाउ मच यू कैन स्टडी. उसके बाद जो होती है ना फिर आपकी एग्जाम टेकिंग स्किल्स और आपका कंपोजर पे बात आ जाती है कि आप वो कितना अच्छा कर रहे हो. तो आपने बस यही करना होता है कि यू हैव टू गो ओवर दिस बुक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और इट्स ऑल अबाउट रेपिटेशन, प्रैक्टिस, डूइंग एमसीक्यूज. उनके किप्स के जो फुल लेंथ वो होते थे, पेपर्स होते थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो बहुत हेल्पफुल होते थे. बस यही था. आई थिंक द बिगेस्ट आई थिंक टिप आई वुड गिव टू एनीबॉडी हु इज अपियरिंग इन MD-CAT स्पेशली फ्रॉम A levels is to मतलब थोड़ा पहले अर्ली स्टार्ट करो आप and get done with these books early. They're not very different from A levels. In fact, I think हमारी physics जो है वो I think we're a lot more. कोर्स कंटेंट जो है वो तकरीबन सिमिलर है, राइट? कोर्स कंटेंट except for biology, I think biology बहुत डिफरेंट था FSC का compared to A levels. हमें थोड़ा ज्यादा superficially पढ़ाते हैं, आप लोगों की काफी डीप थी. So other than that, I think the other 2 subjects, physics and chemistry, I think A levels वालों की मुझे अपना लगता था कि मेरी बहुत बेहतर है इन बाकी बच्चों से. लेकिन बायोलॉजी उनकी मुझसे बहुत बेहतर होती थी. तो I used to work on whatever I thought I was lacking. और बस यही करके और सही इसी तरह बस तैयारी करके I gave the exam. On the exam day you have to be, I think सबसे ज्यादा मैटर वही करता है कि आप सवाल को 2-3 दफा पढ़ो, सारे ऑप्शन एक ऑप्शन एक को पढ़ेंगे एंड दे थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन और उसी को सर्कल कर देंगे और बाकी 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे. हो सकता है उनमें बेटर ऑप्शन हो उससे. सवाल सही से नहीं पढ़ेंगे, कीवर्ड्स मिस कर देंगे. तो बस उस चीज पे फोकस करना होता है. और ये गेम सारी 1-2 नंबरों की होती है. अगर मेरा 1 नंबर कम होता तो मैं आज होता, 1 नंबर ज्यादा होता तो शायद मैं कहीं में बैठा होता. तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन लक. नर्व्स की गेम्स है जो उस पर्टिकुलर डे पे अच्छा परफॉर्म कर देगा और अपने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, ही विल बी द वन जो कि आगे जाके इसको एस करेगा MCAT को और मेड स्कूल में एडमिशन लेगा. ऐसे ही है. ओके, चलें अब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं आपकी मेडिसिन लाइफ के ऊपर. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज मेडिसिन और आपने इस करियर की तरफ कैसे कदम बढ़ाए और व्हाई डिड यू चूज मेडिसिन? मेडिसिन wasn't like आप बचपन से कहते हो कि यार बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, उस तरह का मेरा नहीं था. मैं बस इसलिए मेडिसिन में आया था कि वालिद साहब डॉक्टर थे और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. आई अप्लाइड मेरा ये प्लान था कि मैंने जो है वो बाहर जाके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मुझे बड़ा शौक था कि मैंने करनी है. लेकिन टू माय सरप्राइज इवन दो आई हैड सफिशिएंट सैट स्कोर एंड ग्रेड्स, लेकिन फॉर सम रीजन मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ था बाहर. मेरा 25-30 यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुआ था.
उसके बाद फिर मैंने, आई थिंक यू आर हाँ ट्राइंग टू उसके बाद कवर फिर अप, मैंने एमडी कैट बाबा का आई थिंक प्रेशर वाज, ज़्यादा था मेरा ख्याल है। हाँ बाबा का प्रेशर भी था, बाबा का प्रेशर भी था। लेकिन या तो होता ना मेरे पास कोई और ऑप्शन होती तो मैं उनसे फाइट करता कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो कोई दूसरा हम्म। ऑप्शन रहा भी नहीं कि मैं उनसे आर्ग्यू कर सकूं। तो लेकिन वंस आई हाँ, इन मेडिसिन, मेडिसिन आई, वंस यू डू प्री मेड तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम लिमिटेड से होते हैं, और एज नहीं लेकिन कम्पेयर दैट्स टू द ब्यूटी ऑफ ए प्री लेवल्स इंजीनियरिंग, ना, वहाँ बिकॉज पे आई उसके बाद आप, हाँ। आई डिडंट हैव प्री मेडिसिन अच्छा, हाँ, ठीक इन है, ए सही हो लेवल्स, गया। आई हैड 4 सब्जेक्ट। हाँ तो वो हम्म। एफएससी में होता है कि अगर आप इफ यू हैव प्री मेडिसिन देन यू कैन ओनली गो इनटू मेडिसिन, लेकिन इन ए लेवल्स आई हैड 4 सब्जेक्ट्स, सो आई हैड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड आल्सो हैड मैथ्स, क्योंकि मुझे मैथ बड़ी पसंद थी, मुझे था कि हो सकता है कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ मेरा एंड पे रुझान हो जाए तो मैं शायद वहां चला जाऊं। तो मेरे पास ऑप्शंस काफी थे सही। लेकिन मैं चाहता नहीं था इस तरह नस वगैरह, मतलब उतना मेरा मेरा आई हैड पैशन इन बायोलॉजी एंड आई हैड पैशन इन मैथ। तो मुझे था इसलिए हम्म। मेरा थोड़ा जो था मेरे था कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। और फिर मुझे नस्ट वगैरह और इन यूनिवर्सिटीज का भी इस तरह का शौक नहीं था, तो मैंने फिर इवेंचुअली, दोस्त भी मेरे सारे मेडिसिन, सही। मैंने काफी मेडिसिन नहीं जाते हैं। So, dear audience, I think I forgot to mention Salman Naseem is also a fourth year medical student at Rawalpindi Medical University. So, Salman, since it's been 4 years into the medicine, so what do you think? What's the most challenging aspect of the medicine wali life? आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक अ मेडिकल स्टूडेंट कैन मेक इज टू अंडर एस्टिमेट the amount of syllabus, the amount of hard work you have to put into medicine. I think it's very, it takes a toll on your life, it takes a toll on your head, on your mental health, on Exactly. your जनरल हेल्थ, हर चीज पे आपका टोल लेती है। तो आपका सबसे जो आप अपने ऊपर एहसान कर सकते हो वो यही है कि आप शुरू से साथ साथ आराम आराम से पढ़ो। हाँ, बिल्कुल ऐसे आई ही। थिंक द ओनली रीजन आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव दीस 4 years इज बिकॉज आई बीन, हम्म। मतलब थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मॉड्यूल्स के टाइम पे आप पढ़ लो, मॉड्यूल के लिए पढ़ लो, डोंट पुश इट टू द टुवर्ड्स द एंड, ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, ट्राई नॉट टू वेस्ट। मतलब आप ऐसी हॉबीज पकड़ो, एक एक ऐसी हॉबी पकड़ लो जो आपकी हेल्थ के लिए पसंद है, अगर आपको जिम जाना पसंद है हम्म। आप एक वो रख लो। एक आप ऐसी हॉबी रख लो जो आपको एग्जैक्टली। क्रिएटिवली आपको help करती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो आर्ट हो सकता हम्म। है, म्यूजिक हो सकता है, वो आप ब्लॉगिंग हो सकती है, जो आपका दिल करता है करो। और तीसरी चीज आप ये जो है मेडिसिन अपने साथ रखो, और बस साथ साथ लेके चलो, सही। कोशिश करो कि यू आर डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, दैट्स द मेन thing that I want people to get out of this is to give medicine its due time सो नाउ every day. कमिंग टूवर्ड्स, हाँ, ठीक हो गया, सही है। तो since it has been like 4 years into the medicine, so what do you think? What are some of the flaws that are present currently in our medical education program that need to be corrected or that need to be improved? यही कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हैं। आई थिंक उनके रिसोर्सेज इतनी डाइवर्सिफाई हो गई हैं कि अभी भी अगर आप किसी को बताओ, किसी टीचर के साथ ये बताओ कि मैंने ये चीज़ है, ये मैंने यूट्यूब से पढ़ी है, या फिर मैंने किसी ऑनलाइन इंडियन टीचर से पढ़ी है, तो वो बहुत ऑफेंड बात से कि यार ये सही नहीं है, आपको किताब से हमेशा रेफर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि जो ये बुक्स होती हैं सारी बड़ी हम्म। बड़ी बिग रॉबिन्स हो गई, इतनी मोटी कैट्स हो गई, आई थिंक दे वेरी ओवररेटेड। आपको बहुत आसानी से हाई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन अच्छे रिसोर्सेज से, अच्छी यूट्यूब वीडियो से, वेबसाइट से आपको मिल सकती है। तो Exactly. यू शुड रिलाई मोर ऑन दैट ऑल्सो। आई थिंक यहाँ पे टीचर्स बहुत कम, सारे नहीं लेकिन काफी मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स डोंट पुट एन हम्म। एफर्ट इनटू डिवाइजिंग अ प्लान टू टीच स्टूडेंट्स। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि वो स्लाइड्स, हम्म। इवन दो आप, आई एम नॉट अगेंस्ट स्लाइड्स, आप स्लाइड ला सकते हो, अगर आप बीएनपी को भी देख लो तो वो स्लाइड से ही पढ़ाता है, लेकिन स्लाइड से पढ़ाने का भी एक तरीका होता है कि हम्म। आप अगर आपने स्लाइड को खुद बनाई हो ना तो यू नो व्हाट्स बिहाइंड दो स्लाइड्स, आप एक एक मेथड को समझा सकते हो आराम से। लेकिन क्योंकि इन्होंने स्लाइड्स होती हैं वो कॉपी पेस्ट की होती हैं, बरसों से वो एक ही स्लाइड चली आ रही होती है, तो दे जस्ट रीडिंग स्लाइड और वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। ऑल्सो आई थिंक एक आवर का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर इज हम्म। नॉट प्रैक्टिकल फॉर Exactly. स्टूडेंट। आई थिंक I think maximum a lecture should go is 45 minutes, 40 to 45 minutes is maximum, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। Exactly. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। आई रिसेंटली हैड अ चांस टू विजिट नेस्ट और आई वाज अमेज्ड टू सी द डाइवर्सिटी, और वहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी जिस तरह हम्म लेके चल रही थी स्टूडेंट्स को, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। मुझे हम्म तो लगा कि मैं किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं आज किसी हाँ यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली आया आई हूँ, थिंक क्योंकि वहाँ पे एक क्लास होएगी, देन देयर विल बी अ ब्रेक, और उस दौरान कोई सेमिनार हो रहा होगा, कोई बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई नया स्टार्टअप होएगा जिसके ऊपर कोई सेमिनार कर रहे होंगे वो लोग, और वो सारे वहाँ पे बच्चे जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स विल बी देयर, और वो सारा कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। आई वेंट टू इनटू द
I visited the वो जो आपके पास कंप्यूटर साइंस वाला उनका डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे उनका alumni आए हुए थे एंड दे वर डिलीवरिंग अ टॉक। रिसेंटली उनका कुछ स्टार्टअप लॉन्च हुआ था, तो उससे मुतालिक वो बता रहे थे, तो इट वाज रियली अमेजिंग। और मुझे वहाँ पे जाकर लगा कि एटलीस्ट ये वाली कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी कहलाने के लायक है। हम्म। हमारा भी यही है कि हमारे टीचर्स, एक तो मुझे ये है कि हमारे टीचर्स को डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स हमें पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि क्योंकि थोड़ा सा पेशेंट डीलिंग, और आई थिंक डॉक्टर ज़्यादा अच्छा समझते हैं एज कम्पेयर टू टीचर्स। एंड आई थिंक हम्म, जो अभी जो यंगर टीचर्स आ रहे हैं देयर लॉट बेटर, जैसे हमें सर सर सलाम हम पढ़े हैं, सर हाँ सलाम से बिल्कुल ही एग्जैक्टली सर, हाँ बिल्कुल उनका, एग्जैक्टली। अब आप यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन हाउ टीचर, हाउ मच एफर्ट टीचर इज पुटिंग इनटू द लेक्चर, और उसका आउटकम भी फिर स्टूडेंट्स की तरफ मिल रहा होता है कि स्टूडेंट्स खुद वॉलंटरली उनका लेक्चर जो है वो अटेंड करना चाह रहे होते हैं। तो आई थिंक एक तो ये है, दूसरा आई थिंक टेस्टिंग के अंदर जो है वो इनको बेहतर करना चाहिए। एक तो हाँ एग्जामिनेशन जिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, इस तरह इंस्टीट्यूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको टाइमली रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, उनको जो उनकी गलतियां और इनको करेक्ट करने में उनको हेल्प करें। हमारा तो मुझे नहीं समझ आता इनका क्या सिस्टम है कि ये जो है हाँ, पूरा क्वेश्चन मैं बैंक इवन लेकर रखते हैं। फैकल्टी से मैं कई दफ़ा बात भी किया, इवन ओटीबी में और एनटीबी में, दोनों कैंपसेस में गया था मैं फैकल्टी के पास, एंड आई टॉक टू देम के एटलीस्ट जब आप एग्जाम्स ले रहे हैं तो यू शुड कह लें कि एक दिन को स्पेसिफिक करें राइट आफ्टर द एग्जाम्स, और वहाँ पे सारे आके एमसीक्यूज को डिस्कस किया करें। यू शुड डिस्कस कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रॉपरली, ताकि हम आगे जाके ये मिस्टेक्स ये तो दोबारा ना आप करें। बहुत बड़ी लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग ऑल दीज टेस्ट जब हमने जाके वही गलतियां दोबारा आगे लाइफ में भी जाके रिपीट ही करनी है, तो जब आप तक ये हमें तो पता ही नहीं आप चलेगा तो हाउ विल वी मैं तो कह रहा इम्प्रूव। हूँ कि आप बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं, वो तो हमें रिजल्ट ही नहीं वापस करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे सेंटर में कितने नंबर आए, यार मैं भी प्रॉफ देकर भी आ गया। बेसिकली तो आई ऐसे ही थिंक है। देयर मेन फोकस इज कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है कि आउट ना हो, बच्चों को पता ना चले कि हम कहाँ कहाँ से सवाल दे सकते हैं। उनका ये गोल नहीं है कि हमारे बच्चे जो अच्छे डॉक्टर बने, उनका ये गोल है कि हम्म किसी तरह जो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये हमारे पास सिक्योर है और इसको हम सेफ हाँ गार्ड कर बिल्कुल। सके ताकि जो है बच्चों के नंबर आ जाए जल्दी से। ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ऑल्सो आई चलें थिंक अब। हमारी जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो है, आई थिंक जो चीटिंग के ऊपर पॉलिसी आई थिंक चेंज होनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ए लेवल्स में कभी मैं इतना टॉलरेंस नहीं देखी टीचर्स के अंदर टुवर्ड्स चीटिंग, टुवर्ड्स इस तरह की हम्म जो हमारे इधर हॉल्स में हो रहा होता है। मुझे नहीं याद पड़ता किसी बच्चे कितना भी कोई बदमाश लड़का हो, उसकी इतनी हिम्मत होती हो कि वो उठ के जो है वो साथ वाले से सवाल पूछ रहा है, देख रहा है, या कोई पेपर एक्सचेंज कर रहा है। तो आई एम वेरी हम्म, सरप्राइज्ड, आई स्टिल एम सरप्राइज्ड। 4 साल हो गए मुझे मेडिकल में और अभी तक मैं हैरान होता हूँ ऐसे ही कि है। ये टॉलरेट कर लेते हैं टीचर्स, हाउ देयर ओके विद बेसिक इट। पॉलिसीज के ऊपर फोकस नहीं है, दे आर जस्ट रीवैम्पिंग द फर्निशिंग द एंटायर कैंपस, और लेकिन बेसिक पॉलिसीज और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कहीं भी नजर नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट द आरएमयू वाला स्पेसिफिकली, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी कॉलेजेस ले लें वो बस बड़ी बड़ी इवन मेडिकल स्कूल्स के हट के भी जितने भी आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एचआर पे उनका फोकस नहीं है। ह्यूमन जो आपके पास रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको कैसे एलिवेट करना है, या जो आपके पास एम्प्लॉय कह लें कि उसकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज कैसे बनानी है, या ओवरऑल जो क्यूसी के स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे इंप्रूव करना है, उसकी तरफ फोकस नहीं है। बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो एंड दैट्स इट। चलें खैर अब आई होप सो कि इसको कोई सुने और इस पर कुछ पॉलिसीज बनाए नहीं। तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू आर इन्वॉल्वड इन, पर्टिकुलरली द सिंगिंग वाला पार्ट। यू हैव बीन क्वाइट फेमस, अब रिसेंटली आपके फॉलोअर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट पार्ट और कैसे आपने स्टार्ट किया है सारा कुछ। अलग डेटा मिल रहा है आपको, फॉलोअर्स नहीं ग्रो कर रहे मेरे। लेकिन हाँ, सिंगिंग हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ सिंस ए लेवल्स। मैंने एक छोटे से हमारा बैंड होता था ए लेवल्स में, और मैं हमेशा अपना A levels में आई वाज आइदर स्टडीइंग और आई वाज आइदर इन द हम्म, म्यूजिक रूम प्रैक्टिसिंग। सही। तो मुझे वहां से ही उनके ए लेवल्स में काफी बच्चे, जिस तरह मैंने बताया कि सबको एक्स्ट्रा करिकुलर का शौक होता है, तो मेरे काफी दोस्तों को गिटार का बहुत ज्यादा अच्छा बजाते थे, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी हम्म, गिटार सीखूं। गाता तो मैं बचपन सही। से आ रहा था। तो बस वो हुआ, एंड देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड टू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट, सही। और आई sometimes I whenever I have time I try to post as much as I सही। can. I just make covers. I haven't gone, और उसके अलावा other than music I also like to play football and हम्म basketball. बस यही मेरे शौक हैं दो तीन, इतना ही टाइम मिलता है हमें इनको पूरे करने का मुश्किल से। सही। सो जिस अब एक और क्वेश्चन मेरे जहन में था कि recent times में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स, लाइक हाउ विल बी द टेक्नोलॉजी impacting the life of doctors, or do you see your career in kind of
a downfall or something like that? No, I think the only thing that technology will do is probably make our lives, doctors' lives easier rather than take over our lives. आई थिंक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं खासतौर पे मेडिकल फील्ड में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ती जा रही हैं, आई थिंक हमारे लिए चीज़ों को सीखना, याद करना, उनको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। अब इतने अच्छे अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जिस तरह आंकी, आई एम टेकिंग आंकी फ्लैश कार्ड्स फॉर एग्जांपल, आई नो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की जस्ट एन एग्जांपल, आंकी हो गया, स्केची हो गया, पैथोमा, ये सारा कुछ ऑनलाइन ही हमें मिल रहा है ना। यूएसए में बैठे स्टार्टअप्स हैं जो हम यहाँ पे बैठे फायदा उठा रहे हैं उनसे। एग्जैक्टली और ये चीज़ हमारे, आई नो कि थोड़े पुराने जनरेशन के लिए थोड़ी एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रही है कि कैसे ये बच्चों को इस तरह, मतलब ये सही नहीं है। दे स्टिल थिंक के हमें रॉबिन के 40 सफ़र पढ़ के ही हमें जो है वो जीआईटी की पैथोलॉजी समझ आ सकती है, अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो उससे दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक आवर लाइफ इजियर रादर देन कि हमें रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो इनफैक्ट आई थिंक अभी the most booming field in medicine is going to be psychology and psychiatry, क्योंकि जैसे हमने अभी behavioral science में पढ़ा है हमने कि the biopsychosocial model कि how important it is for a person's well-being that their the emotional aspect of their life is in place for them to be treated। क्योंकि आपने सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट करना होता, आपने उनके वेलफेयर, उनकी इमोशनल बीइंग को भी ट्रीट करना होता है सही से। तो वो ट्रीट करने के लिए आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी और ये चीजें टेक ओवर कर सकती हैं। इसके लिए यू नीड टू हैव समवन विद द सेम एक्सपीरियंसेस एंड सेम व्हाटएवर यू गो थ्रू, वो भी समझा करने के, आपके सामने जो बैठा हुआ डॉक्टर वो भी समझे कि आपका किस तरह आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दैट्स द ओनली वे इट्स पॉसिबल कि ये ट्रीट हो सकता है। तो या Okay, now coming towards the final question, what advice would you give to someone who is planning a career in medicine? So the only advice I'd like to give anybody who's going on to pursue a career in medicine is कि only do it if you're passionate about it। अगर आपको साइंसेस का शौक है, अगर आप इसलिए कर रहे हो ताकि उनके मेडिसिन में बहुत पैसा है अपेरेंटली, या फिर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप फिर इससे अच्छा आ जाएंगे, तो प्लीज आई थिंक it's going to be unfair to you and it's going to be unfair to the patients जो आपके अंडर आएंगे, and it's also going to be unfair to the government जो कि आपको ऊपर इतना पैसा लगा रही है, especially if you're studying in a medical in a government facility। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी, प्लीज समझें कि मेडिसिन इज नॉट, आई नो अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर हु थिंक कि मेडिसिन इट्स ऑल और नथिंग, मतलब मेडिसिन है तो या तो मेडिसिन है या तो कुछ नहीं है। तो प्लीज नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स, गुड। अब तो उनके साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इतनी ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन, इतनी ज़्यादा ऑफलाइन, इतनी अच्छी क्या कहते हैं, क्या कहूँगा मैं उनको, इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हाँ, करियर्स इतने अच्छे इमर्ज हो रहे हैं ऐसे टाइम के साथ साथ, जो कि इतने टेक्नोलॉजी के साथ इतने एडवांस हैं, और इतने एक्साइटिंग करियर्स हैं जो कि मैं भी अब देख रहा होता हूँ कि अच्छा ये भी कर सकता है बंदा, ये भी कर सकता है। तो प्लीज लुक आउट फॉर दोज। मेडिसिन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इसमें एक अच्छा है, यू हैव एक जो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती है एक पेशेंट से, पेशेंट को डील करके, उनको ट्रीट करके, वो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। लेकिन इफ यू ओनली डूइंग इट फॉर अ रीजन दैट्स नॉट that's other than helping people and other than being passionate about medicine, then please stay away from medicine. It's going to make your life hell. Okay. So here I would like to conclude the podcast. Thank you so much, Salman, for joining us today, and thank you to every single viewer for watching the episode till the end. If you enjoyed the video, please do hit the subscribe button and do like and share with your friends and family. Until next time, Allah Hafiz.